ना गोला है ना बारूद, और पाकिस्तान है कि जंग जंग चिल्ला रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है, तोपखाने खाली हो चुके हैं। हालात यह है कि सेना के पास टैंकों में भरने के लिए ईंधन तक नहीं है, होवित्जर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए गोला बारूद नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान के साथ जंग में महज 96 घंटे में ही पाकिस्तान घुटने टेक देगा। खत्म गोला बारूद, मिटेगा आतंकिस्तान का वजूद, तोपखाना खाली, घुटनों पर पाकिस्तान। 96 घंटे का बारूद तैयार जिन्ना लैंड का था। जिन्ना लैंड की सच्चाई यही है, डर के साए में पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। उसके नेता भले ही गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन असलियत तो शहबाज सरकार को भी पता है। वो तो बस यही खैर मना रही है कि किसी तरह से युद्ध के बादल जो पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहे हैं वो छट जाए, टल जाए। क्योंकि हकीकत तो पाकिस्तान को भी पता है कि अगर हिंदुस्तान के साथ जंग हुई तो 2 महीने और हफ्ते भर तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान 96 घंटे तक भी नहीं टिक पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का तोपखाना खाली है, गोला बारूद की भारी कमी है, और तो और पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए हथियार भी नहीं है। टैंकों में गोला बारूद ही नहीं, ईंधन भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान बखूबी जानता है कि जंग लगे हथियारों से उसे मुंह की खानी पड़ेगी। दरअसल पाकिस्तान में जिस तरह से वहां की आवाम दाने दाने को मोहताज है, वैसे ही मुनीर की सेना गोला बारूद के लिए तरस रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में बात सामने आई है कि पाकिस्तान की सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान 96 घंटे ही टिक सकता है। पाकिस्तानी सेना के पास 155 मिलीमीटर के गोले और 122 मिलीमीटर के रॉकेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान की वर्तमान समय में सामरिक स्थितियों का प्रश्न है तो वो भी बेहद दयनीय है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार की भी भारी कमी है। $8 बिलियन तक का ही उसका विदेशी मुद्रा भंडार रह गया था, और ऐसे में पाकिस्तान वर्तमान समय में जो अपनी भारत के विरुद्ध रक्षा की तैयारियों के संदर्भ में जो डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, जो ड्रिल्स कर रहा है, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रिसोर्स खर्च हो रहा है। और ऐसे में जो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो हर एक दिन बिगड़ती जा रही है। लिहाजा मुनीर सेना की हवाइयां उड़ी हैं, क्योंकि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान ने अपना सारा गोला बारूद बेच दिया है। और अब जंग की आहट है तो पाकिस्तानी खेमे में घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जंग की सूरत में 96 घंटे का ही गोला बारूद बचा है। उसने पैसे की तंगी के चलते 3 साल पहले ही अमेरिकी कंपनियों से हथियार के सौदे में $364 मिलियन कमाए थे। यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने के लिए इन समझौतों पर 17 अगस्त 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे, और ये विशेष रूप से 155 मिलीमीटर के गोलों के खरीद से जुड़े थे। भारत और पाकिस्तान की जो सामरिक शक्ति की तुलना का प्रश्न है, तो भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान के ऊपर ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी रखती है। दरअसल पाकिस्तान खौफ में इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान के सामने वो कहीं नहीं टिक पाएगा। एक तरफ जहां पाकिस्तान के पास महज 96 घंटे का ही गोला बारूद है, तो हिंदुस्तान के पास युद्ध की स्थिति में 40 दिन का गोला बारूद है, और उसमें भी 88% गोला बारूद बनाने में भारत आत्मनिर्भर है। और तो और 154 तरह के गोले बारूद बना रहा है। मतलब पाकिस्तान भारत के सामने सिर्फ 96 घंटे ही टिक सकता है। इसके पीछे का कारण वहां मौजूद आर्थिक संकट, क्योंकि पैसे की कमी से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हाथ बंद गए हैं। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान में सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हाई अलर्ट पर किया गया है। यहाँ के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक जबलपुर, चंद्रपुर में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी से वापस बुला लिया गया है। प्रबंधन का कहना है कि उत्पादन को लेकर टारगेट ज्यादा है और इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। हमने जब इस विषय पर प्रशासन से बात की तो प्रशासन द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्पादन की अधिकता को देखते हुए और छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। और ये तो निश्चित तौर पर है ही कि कभी भी क्योंकि हम एमुनेशन फैक्ट्री में काम करते हैं और कभी भी एमुनेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। साफ है कि पाकिस्तान की बेचैनी समझी जा सकती है कि आखिर पाकिस्तान में इतनी दहशत क्यों है, पाकिस्तान में खौफ क्यों है, शहबाज और मुनीर के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर जंग हुई तो पाकिस्तान की तबाही तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं, हारा तो पाकिस्तान ही है। 1947 का भारत पाक युद्ध, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है, 17 दिनों तक चला था। यह युद्ध अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ था और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध 17 दिनों तक चला था, जो 5 अगस्त को शुरू होकर 22 सितंबर को समाप्त हुआ था। इसके अलावा 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 13 दिन तक चला था। यह युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक चला था। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। करगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। यानी करगिल युद्ध में 60 दिनों में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। लेकिन इस बार अगर जंग के हालात बने तो पाकिस्तान महज 4 दिन में ही युद्ध हार जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद ही बचा है। यानी अगर भारत पाकिस्तान की जंग अब हुई तो यह सबसे छोटी जंग कही जाएगी। तो लड़ने को नहीं बारूद और पाकिस्तान छेड़ने पर तुला परमाणु युद्ध। जंग की आहट के बीच पाकिस्तान घबरा भी रहा है और बौखला भी रहा है। जिस पाकिस्तान के पास जंग में 96 घंटे टिकने की हैसियत नहीं है, वो परमाणु चिल्ला रहा है, भारत को परमाणु बम की धौंस दिखा रहा है। वो शायद ये भूल गया है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी सेना के तोपखाने में गोला बारूद की कमी हो गई है और अपनी बौखलाहट और हताशा छिपाने के लिए वो एटम बम का राग अलाप रहा है। इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान जंग में हिंदुस्तान के साथ भिड़ा है, उसे मुंह की खानी ही पड़ी है। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत से सीधी लड़ाई में वो कभी जीत नहीं सकता। पहले भारत में आतंक का खेल खेलता है और जब बारी एक्शन की आती है तो शुरू हो जाती है पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी। सुबह शाम दिन रात पाकिस्तान जंग चिल्ला रहा है और जैसे ही उसे लगता है कि उसका पलड़ा काफी कमजोर है, एटम बम की धमकी देने लगता है। हर पाकिस्तानी को अपने एटम बम पर गुमान है। हर पाकिस्तानी दुनिया के सामने चीख कर अपने परमाणु जखीरे की धौंस दिखाता है। पाव किलो के बम से लेकर गौरी और शाहीन मिसाइल तक की डींगे हाँकने लगता है। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के मंत्री और नेता ही परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, वहाँ के मौलाना भी मुंह से परमाणु बम की बौछार कर रहे हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत उससे कई गुना बड़ी परमाणु ताकत है। अगर कभी हालात इतने बिगड़ गए कि भारत को जवाब में सिर्फ एक परमाणु बम छोड़ना पड़ा, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहर चंद मिनटों में मिट्टी में मिल जाएंगे। सोचिए, सिर्फ एक बम और पाकिस्तान का कितना बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। हिंदुस्तान के पास जहां 180 एटम बम है, तो पाकिस्तान के पास करीब 170 एटम बम है। लेकिन अगर बात एटम बम की ताकत की जाए तो भारत के पास 125 से लेकर 150 किलो टन के परमाणु बम हैं और पाकिस्तान के पास ज्यादातर परमाणु बम 3 किलो टन वाले ही हैं। जिस देश में खाने को दाने नहीं है, तोप खाना खाली है, गोला बारूद तक नहीं है, वही आतंकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो धमकी नहीं देगा और भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान इस वक्त खौफ और खलबली के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर और मिलिट्री ऑपरेशंस उसे बेचैन किए हुए हैं और दूसरी तरफ अंदरूनी विद्रोह पाकिस्तान की नींव हिला रहा है। ऐसे में पाकिस्तान त्राही कर रहा है। आनन फानन में वॉर रूम बनाए जा रहे हैं, मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं और संसद का इमरजेंसी सत्र बुलाया जा रहा है। जहरीला जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ लगातार बैक टू बैक इमरजेंसी बैठकें कर रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक ड्रामा है या जिन्ना लैंड वाकई बिखराव की कगार पर है? यही सवाल तलाशती ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत का खौफ, पाकिस्तान को 440 वोल्ट का शॉक, वॉर रूम, मिसाइल टेस्ट, हाई अलर्ट, छोटी छोटी मीटिंग में बड़ा डर, सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 का ट्रेलर, मुनीर के माथे पर शिकन, बॉर्डर पर भारत की तैयारी, दुनिया का कूटनीतिक दबाव और अंदरूनी बगावतों के बीच पाकिस्तान अब डगमगा रहा है। उसका दम निकल गया है। भारत के एग्रेसिव एक्शन से पाकिस्तान का हलक सूख गया है। बिना गोली चले, बिना बम बारूद फटे,
पाकिस्तान के भीतर खौफ की लहर दौड़ चुकी है। डर इतना गहरा है कि इस वक्त पाकिस्तान में चारों तरफ हड़कंप मचा है। आलम यह है कि पाकिस्तान ने अपने छोटे छोटे वॉर रूम खोल दिए हैं। इमरजेंसी बैठकों का दौर चल रहा है। खास तौर पर बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान के जनरल भागे भागे घूम रहे हैं। एलओसी पर दिखावे वाली ड्रिल हो रही है। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक रेंगते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना युद्ध अभ्यास भी कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के ये हथकंडे भारत की ताकत के सामने बौने साबित हो रहे हैं। भारत के गुस्से ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत की सख्त जवाबी कार्रवाई की आशंका से पाकिस्तान में खलबली मची है। शहबाज और असीम मुनीर दिन रात बैठकों में जुटे हैं। इन बैठकों में भारत की संभावित कार्रवाई का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तानी सरकार के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जान लीजिए। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल मुनीर लगातार इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलग अलग जिलों में छोटे छोटे वॉर रूम बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का टेस्ट कर अपनी सैन्य क्षमता का दिखावा करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी संसद का आपात सत्र भी बुला लिया गया है। शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल मुनीर हो या फिर पाकिस्तानी अवाम, हर कोई एक ही बात सोच रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान में जो वॉर रूम बनाए जा रहे हैं उसकी निगरानी प्रधानमंत्री, तीनों सेना के अध्यक्ष और कोर कैबिनेट के सदस्य कर रहे हैं। खौफ इस कदर है कि पूरे पाकिस्तान में अगले 15 दिन तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सेना और पुलिस की पेट्रोलिंग के आदेश हैं। पहले शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई थी, जिसमें मुनीर और टॉप आर्मी ऑफिसर शामिल हुए। इसके बाद जहरीले जनरल मुनीर ने लगातार 2 दिन कोर कमांडर लेवल की बैठकें बुलाई, जिसमें मुनीर की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो किस तरह घबराया हुआ है। पाकिस्तान अपनी नाकामी और डर को छिपाने के लिए दिखावे की रणनीति पर उतर आया है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। वहीं पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। बताया गया कि इस अब्दाली मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। यह मिसाइल टेस्ट एक्सरसाइज इंडस के तहत किया गया, जिसका मकसद था पाकिस्तानी नेवी की ऑपरेशनल तैयारी को परखना और मिसाइल को जांचना कि कहीं फिसड्डी तो नहीं है। दरअसल पीएम ने भारतीय सेना को खुली छूट दी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए टाइम, लोकेशन और टारगेट खुद तय करे। इसी ऐलान के बाद से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। शहबाज और मुनीर को भारत का खौफ तो सता ही रहा है, साथ ही अंदरूनी विद्रोह की आहट भी सुनाई देने लगी है। इसलिए उसके पसीने छूट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों की नो एंट्री कर दी गई। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर रोक लगा दी गई और सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया गया। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी की आर्मी और नेवी चीफ से मुलाकात भी हुई, जिससे घबराए पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ गई। जमीन, समंदर, आसमान, तिल तिल मरता पाकिस्तान। भारत का एक्शन सर्जिकल स्ट्राइक से भी बढ़कर। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर एक के बाद एक ऐसी स्ट्राइक कर रहा है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। भारत ने अब तक जो फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए, उससे शहबाज सरकार बुरी तरह से बौखलाई हुई है। उनकी रातों की नींद उड़ गई है। बिना बारूद बरसाए भारत ने पाकिस्तान पर जो प्रहार किया है, उससे पाकिस्तान तिल तिल मरने को मजबूर हो गया है। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रद्द किया। इसके बाद भारतीय एयर स्पेस में पाकिस्तानी विमानों पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तानी जहाजों के लिए भी भारतीय बंदरगाह बंद कर दिए गए। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर भी रोक लगा दी गई। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले सभी डाक पार्सल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली है, क्योंकि सिंधु नदी का जल रोकने से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा। पाकिस्तान से आने वाले सामान पर रोक लगाने से उसे बड़ा कारोबारी घाटा होगा और उस पर बड़ी आर्थिक चोट लगेगी। वहीं पाकिस्तान के विमानों और जहाजों की भारत में नो एंट्री से उसे लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है,
जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होगी। भारत इस वक्त बड़ी सोची समझी और मैच्योर्ड डिप्लोमेटिक नीति के द्वारा पाकिस्तान को स्लो एंड स्टडी उनके ऊपर इम्पैक्ट करने की कोशिश किया है। इंडस वाटर ट्रीटी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है, स्ट्रेटेजिक वेपन है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान को स्लोली बट श्योरली बड़ी जल्दी पता लगेगा। भारत ने पाकिस्तान पर जमीन, समंदर, आसमान से जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उससे वो चौतरफा घिर गया है। इसका असर ये होगा कि अब तक परमाणु हमले की धमकी दे रहा पाकिस्तान जल्दी घुटनों पर भारत से रहम की गुहार लगाता नजर आएगा। लेकिन अभी सिर्फ उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने एक दिन पहले जमीन से जमीन पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का परीक्षण करने का दावा भी किया। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर बताई जा रही है। पाकिस्तान अपने कबाड़ बन चुके खोखले हथियारों के दम पर भले ही भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा हो, लेकिन वो जानता है कि अगर जंग हुई तो भारत के सामने 4 दिन भी नहीं टिक सकेगा। इस बीच भारत में भी बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी खुद पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में पहलगाम आतंकी हमले के बाद की वायुसेना की तैयारी पर चर्चा हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने आर्मी चीफ और नेवी चीफ से भी मुलाकात की थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। और प्रधानमंत्री मोदी की कई बार जो है जितने भी सिक्योरिटी टीम है, चाहे वो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स हों, चाहे इंटेलिजेंस चीफ्स हों, चाहे NSA हों, उन सब के साथ जो कोर टीम है उनकी बहुत मीटिंग हुई है। और इससे आपको लगना चाहिए कि ये सारी जो भी चीज़ है बड़ी सोच समझ के जो भी स्टेप्स आगे लिए जाएंगे वो पूरी तरह से भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से लिए जाएंगे। और पहलगाम में हमला हुआ तो ये तो साफ हो गया कि यहां हमास ने जिस तरह 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था, ठीक वैसा ही हमला पहलगाम में भी हुआ था। लेकिन POK से जो तस्वीर सामने आई है उससे ये और पुख्ता हो गया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान हमास मॉड्यूल को ही अपना रहा है। जिस तरह गाजा में हमास रिहायशी इलाके में लोगों को अपनी ढाल बनाकर इजरायली सेना पर हमला कर रहा है, ठीक वैसे ही POK में रिहायशी इलाके में बेस कैंप बनाकर पाकिस्तान हिंदुस्तान की फौज पर गोलियां बरसा रहा है। POK में पाकिस्तान की हमास वाली साजिश, ह्यूमन शील्ड को बनाया ढाल, आतंकिस्तान बेनकाब। पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। LOC पर POK में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि POK में पाकिस्तानी सेना गोला बारूद बढ़ा रही है, जंग के लिए हथियार इकट्ठा कर रही है। POK में LOC के फॉरवर्ड पोस्ट के अलावा सिविल इलाके में भी पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बढ़ी है। POK के लोग पाकिस्तानी सेना, टेंट और उनके तंबू का विरोध कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना उनके जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे अपना बेस बना रही है। POK में पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करती पहली तस्वीर को देखिए, गौर से देखिए। पाकिस्तान ने POK में रिहायशी इलाके में अपना टेरर कैंप बनाया है, उस जगह पर जो भारतीय सीमा से एकदम सटा है, आबादी वाले इलाके में। POK में रह रहे लोगों की जाति मिल्कियत है, लेकिन हथियार का डर दिखाकर यहाँ टेंट और तंबू लगा दिए गए हैं और रिहायशी इलाकों के पास चौकियां, कैंप, तोपखाना और मोर्टार को छिपा कर रखा गया है। POK में आम नागरिकों को ढाल बनाने वाली साजिश का एक और वीडियो देखिए। POK के अथमुकाम इलाके में पाकिस्तानी सेना ने सिविल इलाके में अपना बेस कैंप बना लिया है और इस इलाके में हिंदुस्तान के तंगधार सेक्टर की चौकियों को निशाना बना रही है। POK से आई एक और तस्वीर देखिए। नीलम घाटी, जो आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहती है, अब लगभग खाली हो गई है और यहाँ के बंकर और स्कूलों को पाकिस्तानी सेना ने अपना बेस कैंप बना लिया है। अब जरा पाकिस्तान की साजिश को समझिए।
पाकिस्तान की सेना आम नागरिकों का इस्तेमाल ढाल के तौर पर करना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे हमास गाजा में नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि गोलीबारी में पीओके के आम नागरिक मारे जाएं और पाकिस्तान उनकी लाशों को दिखाकर दुनिया के तमाम देशों की सहानुभूति हासिल कर सके। पाकिस्तान जानता है कि वो हिंदुस्तान से बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान पहले से ही 2 फ्रंट पर एंगेज है और तीसरा फ्रंट भी खुल गया है। एक फ्रंट बलूचिस्तान में तो दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लड़ रही है, तो बलूचिस्तान में BLA वाले असीम मुनीर की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। और तीसरा फ्रंट ऐसा है जहां से आतंकी नहीं आएंगे बल्कि हिंद की सेना सीधे आएगी और जिसके सामने पाकिस्तान की सेना टिक नहीं पाएगी। पाकिस्तानी सेना जानती है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग नहीं हुआ तो हिंदुस्तान POK में आतंकियों के अड्डे पर हमला करेगा। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि भारत POK में जरूर कार्रवाई करेगा। इसलिए LOC पर पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड को खाली कर दिया है। इस लॉन्च पैड पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौजूद थे। साथ ही लश्कर का प्रॉक्सी विंग, TRF और हिजबुल के आतंकी भी एक्टिव थे। खबर है कि इस लॉन्च पैड पर 20 से 25 आतंकी 22 अप्रैल तक मौजूद थे जो LOC के इस बार घुसपैठ की फिराक में थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने इन लॉन्च पैड्स को खाली करा लिया है और अब पाकिस्तान हमास के गाजा वाले मॉडल पर चल रहा है, यानी POK से फायरिंग कर हिंदुस्तान को भड़काना और अगर जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे जाएं तो उसे आम नागरिक बताकर इंटरनेशनल मंच पर उठाना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और POK में ह्यूमन शील्ड का ये हमास मॉड्यूल भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। क्या हुआ था? हमास ने इजराइल में 7 अक्टूबर को बेगुनाहों का खून बहाया तो पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम अटैक में 26 लोगों की हत्या कर दी। इजराइल में यहूदियों को निशाना बनाया गया तो पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया। गाजा में फिलिस्तीनियों को ढाल बनाया गया तो POK के रिहायशी इलाके में पाक का बेस कैंप मौजूद है। गाजा में हमास के आतंकी आम नागरिकों के बीच छिपकर हमला करते हैं तो पाकिस्तान रिहायशी इलाके से भारत की पोस्ट पर फायरिंग करता है। दरअसल रिहायशी इलाके में छिपने से पहचान मुश्किल हो जाती है तो POK से पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर भी लगातार चल रहा है। बात करते हैं अपने ही घर में पिटते पाकिस्तान की, जो भारत से जंग की आहट के बीच एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में BLA के लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में TTP के सामने पाकिस्तानी सेना के 50 सैनिकों ने सरेंडर कर दी, जिसके बाद TTP ने मुनीर के इन प्यादों की पतलून उतरवा दी, जो पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक था। मुनीर के प्यादों की उतरी पतलून खंड खंड होगा। घर में घिरा पाकिस्तान, एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ तालिबान। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान अपने ही घर में घिरा हुआ है। हालात ये है कि एक तरफ बलूचिस्तान के लड़ाकों ने उसकी नाक में दम कर रखा है तो वहीं दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसके लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। पाकिस्तान अब अपनी ही बोई आतंक की फसल काटने को मजबूर है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में TTP के लड़ाकों ने मीरान शाह इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों को घेर लिया, उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बाद जो हुआ वो जनरल मुनीर और उसकी सेना के लिए बेहद शर्मनाक था। TTP के लड़ाकों ने पाकिस्तान के इन 50 सैनिकों की पतलून उतरवा दी, उनकी वर्दी उतरवाकर एक कोने में रखवा दी, उनके हथियार ले लिए गए, जिसके बाद वहां मुनीर के प्यादों की वर्दी और हथियारों का ढेर लग गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में इलाके के लोग भी मौजूद थे, जिनके सामने ही पाकिस्तानी सेना के ये जवान एक एक कर अपनी पतलून उतारकर वहां कोने में रखते नजर आ रहे थे। पाकिस्तानी सेना इससे पहले कई बार भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर चुकी है, लेकिन इस बार पाकिस्तानी सेना ने उसी के पाले TTP के आतंकियों के सामने सरेंडर किया। आतंकियों के सामने पाक सैनिकों की पतलून इतनी गीली हो गई कि वो इनसे रहम की गुहार लगाने को मजबूर हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात की जाए तो TTP साल 2007 में वजूद में आया था। ये तालिबानियों का गुट है।
जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाता है। टीटीपी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सक्रिय है। इनके लड़ाकों में अधिकतर पश्तून समुदाय से हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के इलाके में रहते हैं, और यही कारण है कि इन्हें अफगान तालिबान का भी साथ मिलता है। पाकिस्तान हमेशा ये सोचता रहा है कि मेरा देश बहुत पतला है, अगर भारतीय सेना को गुस्सा आया तो वो मेरे 2 हिस्से कर देंगे, तो मुझे जाना पड़ेगा अफगानिस्तान में। उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, वो हमको वहाँ गहराई मिलेगी। टाइगर वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक डेथ हो रही है आपके लिए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी जवान बीएलए के निशाने पर हैं। बलूचिस्तान के कलात में बीएलए ने एक बार फिर बड़ा हमला किया। वहां क्वेटा कराची हाईवे को जाम कर दिया गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। वहीं मुंगोचर बाजार में कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। जानकारी के मुताबिक रात के समय बीएलए के लड़ाकों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कई गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली गई, जिनमें यात्री बसें और प्राइवेट कारें शामिल थी। इसके बाद गोमोचर बाजार में बीएलए के लड़ाके घुस गए, जिन्होंने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। साथ ही इन इमारतों में आग लगा दी। बीएलए के अटैक में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। कश्मीर में आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करते हैं। पहलगाम हमले में भी लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स का बड़ा हाथ है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों ने भी इस अटैक में ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में काम किया, जिसको आतंकी आदिल ने प्लान किया था। कश्मीर में आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर्स की भर्ती कैसे करते हैं और आतंकियों के ये मददगार कैसे देते हैं उनका साथ, एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम अटैक में लोकल ही आतंकियों के मददगार। आतंकियों के हेल्पर कश्मीर के ओवरग्राउंड वर्कर्स। चाहे पुलवामा हो या पहलगाम, कश्मीर में आतंकी हमले बिना लोकल्स की मदद के पॉसिबल नहीं। पहलगाम में लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की, इसलिए हमले के बाद आतंकियों की सटीक लोकेशन का पता लगाना अब मुश्किल हो रहा है। हमले के 2 हफ्ते बाद भी आतंकियों का पता नहीं लग पाया है। पहलगाम अटैक की शुरुआती जांच में ही ऐसा खुलासा हुआ है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आतंकी फारूक के कहने पर आतंकी आदिल ने अटैक वाली जगह के आसपास प्लान किया था, जो टूरिस्ट स्पॉट और हमले वाली जगह के आसपास रह के आतंकियों को डायरेक्शन और इंफॉर्मेशन दी। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो किसी भी वेश में हो सकते हैं। क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स को लोकल्स का भी सपोर्ट होता है, इसलिए आतंकियों ने अब बच्चों और महिलाओं को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। महिलाएं आतंकियों को खाना पीना और हथियार मुहैया कराती हैं, जिससे आतंकी खाली हाथ टारगेट तक पहुंचता है और फिर अपने जिहादी मकसद को अंजाम देता है। दरअसल बड़ी संख्या में कश्मीर के लोग पाकिस्तान में हैं, रिश्तेदारी और पुराने नाते भी हैं। ये स्लीपर सेल होते हैं। स्लीपर सेल का ताल्लुक ओवरग्राउंड वर्कर से होता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स भी आतंकी मानसिकता के बिकाऊ होते हैं। उन्हें पैसे और ड्रग्स का लालच दिया जाता है, वो ड्रग्स बेचकर पैसे कमाते हैं। आतंकी तो बाहर के लोग होते हैं, उन्हें इलाकों के बारे में पता नहीं होता। ऐसे में ओवरग्राउंड वर्कर्स उनकी मदद करते हैं। आतंकी और आतंकी संगठनों ने आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर में महिला और बच्चों को ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में यूज किया। ये जांच में खुलासा हुआ है कि किस तरीके से इंसानियत के दुश्मन आतंकी अबोध बच्चे और महिलाओं का उपयोग कर रहे थे। बिना ओवरग्राउंड वर्कर्स के आतंकी कश्मीर में हमलों को अंजाम नहीं दे सकते, किसी भी निर्दोष की जान नहीं ले सकते। घाटी में लोकल ही आतंकियों का सबसे बड़ा हथियार है, जो उनके लिए रेकी करते हैं और उनकी मदद करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकवादी संगठनों के लिए घाटी में कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, लोगों के बीच नेगेटिव परसेप्शन और सेंटिमेंट तैयार करते हैं, आतंकियों की भर्ती करते हैं, फंडिंग का इंतजाम करते हैं और उनको ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं और फिर हमला करने वालों को लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं। तो मतलब जो भी यहाँ पर दहशतगर्द आते हैं कि उनको OGW की ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी है। मूवमेंट के लिए इनको बंदा चाहिए, खबरदार बंदा, जो उनको रास्ता दिखाए, कहीं ठिकाने पे पहुँचा दे। इसलिए ये मतलब लोकल को OGW बनाते हैं और उन मेटों के कुछ
आधे लोग तो पार भी हैं पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं उनके, पार हैं, तो वो ये उनके साथ मन उनका बातचीत करना तो आसान, जानकारी पूरी भेज देते हैं, जानकारी पूरी मिलती है उनको। पाकिस्तान तो में जब ये ट्रेनिंग लेते हैं तो इनको तो जिहाद के नाम पे, धर्म के नाम पे तो उनको बना देते हैं। ओरिजिनल राष्ट्र पाकिस्तान है। धर्म के नाम पे तो बनाया जाता है इनको। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।